ओके, तो आज हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, जो कि टाइटल है इस चैप्टर का। आपको पता है कि कल वाले लेक्चर में हमने कुछ बातें की थी कि हमने अपने जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स थे, ठीक है, उनको मैप किया था विद नॉलेज एरियाज। हमने कहा था कि देयर आर ऑलमोस्ट 10 नॉलेज एरियाज जो कि अभी चैप्टर्स के टाइटल थे जो हमने पढ़ने हैं, जिनमें हमारे पास प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट भी एक था, जिसके साथ हमने मैप किया था। थोड़ा सा आपको दिखा दूं ऊपर टेबल जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। ये वाले नॉलेज एरियाज थे जिनके साथ हमने इन प्रोसेस ग्रुप्स को इस तरह से मैप किया था। लाइक प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के साथ हमारे पांचों के पांचों जो प्रोसेस ग्रुप्स थे वो मैप हो रहे थे कि इन सब का यूज़ इस नॉलेज एरिया में होता है। ठीक है, यहाँ पर इनिशिएशन ग्रुप में चार्टर बनाया जाता है, प्लानिंग भी इसके अंदर आ जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है, एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप में अंदर डायरेक्ट एंड मैनेजिंग ये इनका वर्क आता है, मैनेज प्रोडक्ट नॉलेज। तो ये वाली जो चीज़ें 4.1 4.2 ये टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर की। ठीक है, यानी कि ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो ये वाले हैं। ये आउटलाइन समझ लें इस चैप्टर की। ओके। ठीक है, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, और इसकी बेस बनाने के लिए कुछ इनिशियल कॉन्सेप्ट भी हैं, उनको भी इंशाल्लाह हम साथ लेके चलेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर, तो इस पे भी हमारे 3-4 लेक्चर लग जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। होता क्या है, और इंटीग्रेशन वर्ड से ही हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जहाँ पर कोई ना कोई लोगों की या मुख्तलिफ सोर्सेज की या मुख्तलिफ मैनेजमेंट के एंड से देख लें या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के एंड से देख लें, इंटीग्रेशन के वर्ड से ज़ाहिर हो रहा है कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होने जा रही है। सो द प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट इज बेसिकली इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग involves the coordinating all of the project management knowledge areas throughout a project life cycle। ठीक है, यानी कि ये प्रोडक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट बाकी सारे नॉलेज एरियाज के साथ कोऑर्डिनेट कर रही होती है, उसमें इन्वॉल्व होती है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। यानी यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चार्टर बनेगा उसके अकॉर्डिंगली नीचे जाके काम होगा, यहाँ पर जो प्लान होगा उसके अकॉर्डिंगली नीचे जाके काम होगा। यानी कि ये जो यहाँ पर मेन मेन चीज़ें हैं, लाइक प्रोजेक्ट चार्टर बनेगा या प्रोजेक्ट प्लान बनेगा या मैनेज किया जाएगा प्रोजेक्ट के वर्क को, तो ये चीज़ें हायरार्की में हैं तो पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में जाके यूज होंगी। So this integration ensure that all the elements of the project come together at right time to complete the project successfully। तो इंटीग्रेशन का मतलब ही ये है कि सारे के सारे जो ये एलिमेंट हैं प्रोजेक्ट के, ठीक है, तो इनको एक जगह पर इकट्ठा करना ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। वो सारे के सारे जो एलिमेंट हैं, क्या ये कुछ एलिमेंट्स जो कि पीएम वॉक के अंदर प्रोसेसेस डिस्कस किए गए हैं रिगार्डिंग प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। यानी कि ये वही है आपके इस चैप्टर की आउटलाइन। डेवलप हम यहाँ पर सीखेंगे प्रोजेक्ट चार्टर को बनाना। प्रोजेक्ट चार्टर का टेम्पलेट लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था, बुक में भी है, आज भी मैं आपको उसका आउटलाइन बता दूंगा। ठीक है, तो डेवलप करना हमने कोई प्रोजेक्ट चार्टर, ठीक है, देन प्रोजेक्ट का प्लान किस तरह से बनेगा वो भी देखेंगे, एंड सो ऑन। सो व्हाट इज डेवलपिंग प्रोजेक्ट चार्टर? that involves the working with stakeholder to create a document। प्रोजेक्ट चार्टर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि बनाया रहता है that formally authorizes a project, यानी कि जिसके अंदर हमारा एक पूरा अप्रूव साइन ऑफ वाला डॉक्यूमेंट होता है कि हम जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं हमारा स्टेक होल्डर्स के साथ जो मुआहदा है उसके सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट है ये एक किसी भी प्रोजेक्ट का, जिसको हम चार्टर कहते हैं या प्रोजेक्ट चार्टर बोलते हैं। सो डेवलपिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, इसके अंदर क्या आता है? इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेटिंग ऑल प्लानिंग एफर्ट टू क्रिएट द कंसिस्टेंट कोहेरेंट डॉक्यूमेंट। तो ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर प्रॉपर प्लान होता है, एफर्ट, प्रॉपर प्रोजेक्ट का प्लान डिस्कस किया जाता है। सो डायरेक्टिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट वर्क, इसमें क्या होता है? कैरिंग आउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पर जो प्लान बनाया होता है उनके अगेंस्ट एक्टिविटीज कौन कौन सी होनी है। ठीक है, परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन इट, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होने जा रही हैं। देन मैनेजिंग प्रोजेक्ट नॉलेज इन्वॉल्व द यूजिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड क्रिएटिंग न्यू नॉलेज। पहले से क्या हमें
यानी कि उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड पहले से हमारे पास क्या नॉलेज है और उसमें हमने नया क्या करना है। ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग नॉलेज हमारे पास कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं, कुछ चीज़ें हमने मजीद रिक्वायरमेंट्स के साथ, मीटिंग्स के साथ कलेक्ट करनी होती हैं। सो क्रिएटिंग न्यू नॉलेज टू अचीव द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स व्हाइल आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। ठीक है, एंड देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, इसमें अगेन वही कि हमने नोट डाउन करना होता है, देखना होता है कि काम कैसे चल रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, परफॉर्मेंस अचीव हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं। परफॉर्मिंग इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, अगर कहीं पर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है उनको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएटिंग, मैनेजिंग चेंजेस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, देन क्लोजिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनका जो कॉम्बिनेशन है, इट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। सो इनके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत एक अहम रोल होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर इन सब के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में दिखा दिया कि फॉर एग्जांपल दिस इज एंड बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। स्टार्ट से हम इनिशिएशन को स्टार्ट कर लेते हैं जिसके अंदर प्रोजेक्ट चार्टर यूज होना होता है। इसकी आउटपुट क्या आती है, प्रोजेक्ट चार्टर। प्रोजेक्ट चार्टर के बाद हमारे पास वही मैनेजमेंट प्लान बनना होता है। ठीक है, देन एग्जीक्यूटिंग में हमारे पास डिफरेंट डिलीवरेबल्स आ जाते हैं। ठीक है, वर्क परफॉर्मेंस डेटा क्या है, चेंज रिक्वेस्ट कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, कोई अपडेट्स प्लान में करनी है तो यहाँ पर हमें पता होगा। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के क्या कौन से मतलब प्रोसेसेस होंगे, तो ये डायग्राम भी आपको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे देगी। ओके, देन देर इज अ क्वेश्चन इन समवन्स माइंड, व्हाट आर द की टू ओवरऑल प्रोजेक्ट सक्सेस। हमारा जो प्रोजेक्ट सक्सेस हो इसके लिए कौन सी एक बुनियादी चीज़ है जिसको हमें मतलब कि जिसके ऊपर हमें अमल करना पड़ता है। दैट इज़ गुड प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। कि ये वाले काम अगर अच्छे से हो जाएं, प्रॉपर चार्टर बन जाए, प्रॉपर प्लान हो जाए, प्रॉपर एग्जीक्यूशन मैनेज हो जाए, या प्रॉपरली ये चीज़ें अगर मैनेज हो जाएं, एक गुड इंटीग्रेशन मैनेजमेंट हमारा ओवरऑल सक्सेस में बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है। So the coordinating all of the people's plans and work required to complete a project। ठीक है, ये एक चीज ठीक है सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन बिग पिक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट एंड स्टीयर द प्रोजेक्ट टीम टुवर्ड सक्सेसफुल कंप्लीशन। मतलब कि एक हमारे माइंड में प्रॉपर क्लियर प्रोजेक्ट की पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, दैट विल लीड टुवर्ड द प्रोजेक्ट टीम टुवर्ड द सक्सेसफुल कंप्लीशन। ठीक है, एंड देन मेक फाइनल डिसीजन when there are conflicts among the project goals and people involved। ठीक है, जो लोगों के दरमियान या गोल, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा किसी चीज़ को कुछ किसी और एंगल से ले रहा होता है। इसकी एग्जांपल कुछ यूँ भी हम रियल वर्ल्ड से ले सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, किसी बंदे ने कोई बात बताई होती है यार, तो दो बंदे मुख्तलिफ उसी बात को डिफरेंट एंगल से सोच रहे होते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी लेवल भी डिफरेंट हो सकता है। मे बी वो उसको किसी और गोल के हिसाब से ले ले और वो किसी और से। तो इनका कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए भी फाइनल डिसीजन लिए जाते हैं। एंड कम्युनिकेट की प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन टू टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, जो टॉप मैनेजर्स होते हैं उनके साथ सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती है। उनके साथ कम्युनिकेट करके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी फाइनल डिसीजन हैं, ये बनाए जाते हैं। तो दीज आर द की पॉइंट्स दैट मे सक्सेस अ प्रोजेक्ट। Okay, then another concept is interface management. Interface management involves identifying and managing the points of interaction between various elements of the project। इंटरफेस कहते हैं इसे ना, फॉर एग्जांपल विंडो हम कहते हैं ना, विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 8 है, ये हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है कि किस तरह से यूजर ने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यानी कि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है। तो प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ लोगों ने या मुख्तलिफ एलिमेंट्स ने आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करना है, इट इज कॉल्ड इंटरफेस मैनेजमेंट। इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। द नंबर ऑफ इंटरफेसेस कैन इंक्रीज द एक्सपोनेंशियली एज द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द। तो इसी लिहाज से जितने ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे उतने ज्यादा इंटरफेसेस इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, उतने ज्यादा देखें जो राइट्स एक मतलब टॉप मैनेजमेंट के पास है वो राइट एक आम एम्प्लॉय के पास नहीं होता। जो राइट एक मैनेजर के पास है वो राइट किसी एक यूजर के पास नहीं होता। तो जितने ज्यादा लोग उस प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व होने जा रहे होते हैं तो उतने ही ज्यादा फिर इंटरफेसेस भी इंक्रीज हो रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंगली, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कि कितनी कितनी एक्सेस उनको मिलेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर इज टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन गुड कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेसेस। तो
ये बात पहले भी हुई है कि प्रोजेक्ट मैनेजर की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिनमें से एक ये भी है कि उसने जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरफेसेस हैं उनमें अच्छी कम्युनिकेशन और एक अच्छा रिलेशनशिप जो है ना इस्टेब्लिश करना होता है। ठीक है, तो ये इंटरफेस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था। तो ये सिंपल ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2-3 चीज़ें आ रही हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह प्रोजेक्ट चार्टर की तरफ मूव करेंगे। तो व्हाट इज़ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन। हाँ, हम बहुत बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले प्रोजेक्ट चार्टर बनाने से पहले भी एक छोटा सा काम जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो कोई नहीं होता, लेकिन ये एक प्लानिंग होती है कि हम प्रोजेक्ट की सिलेक्शन कौन सी करनी है, क्योंकि प्रोजेक्ट कौन सा बनाना है। ठीक है, मतलब कि सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट किस तरह से की जाए। लाइक आप लोगों ने भी अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना है, छोटे लेवल पे बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट की सिलेक्शन कैसे करनी है, कि क्या हम करें, उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो सक्सेसफुल leaders look at the big picture or strategic plan of the organization to determine what type of projects will provide the most values। कहते हैं कि जो हमारे पास लीडर्स होते हैं ना, उनके माइंड में एक स्ट्रेटेजिक प्लान होता है, ऑर्गेनाइजेशन का एक इमेज होता है, एक प्रॉपरली चीजें उनके हाथों में होती हैं कि हम किस टाइप का प्रोजेक्ट जो है चूज करेंगे जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल होगा। ठीक है, some may argue that project manager should not be involved इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं जी प्रोजेक्ट मैनेजर का कोई काम नहीं होता स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, प्रोजेक्ट की सिलेक्शन में, लेकिन टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कही जा रही होती है कि ये डिसीजन करना टॉप मैनेजमेंट के काम होते हैं कि प्रोजेक्ट कौन सा करना है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को तो जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जानी चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं उनको भी हिस्सा होना चाहिए इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन, ताकि उनको स्टार्ट से ही वो चीज़ें क्लियर हों कि ये प्रोजेक्ट जो सिलेक्ट किया गया है किस पर्पज़ के लिए किया गया है और इसमें क्या कुछ होने जा रहा है। बट द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नो डैट, आगे ना बात कि जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो जानती हैं प्रोजेक्ट मैनेजर कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट इनटू द प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस, कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा तो इट विल बी सक्सेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ये सक्सेस क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि वो बंदा जो कि प्रोजेक्ट की सिलेक्शन में भी इन्वॉल्व है, कि प्रोसेस में कि कौन सा प्रोजेक्ट कैसे कैसे सिलेक्ट किया जा रहा है जिसके ऊपर काम करने जाना है हमने, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक सक्सेस क्राइटेरिया होगा। ये तो था मतलब कि प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे। हमने यहाँ पर ये सीख लिया जी, हाँ टॉप मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजर, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है प्रोजेक्ट मैनेजर को भी अंदर इन्वॉल्व करती है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन्वॉल्व, अब यहाँ पर डेफिनेशन है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए ना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चाहिए। वो क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। बाय एनालाइजिंग द, हमने किसी भी को काम को करने के लिए उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव देखने होते हैं कि हमें क्या हासिल होगा, किस चीज को एनालाइज करके उसकी स्ट्रेंथ को, पॉजिटिव चीजों को, वीकनेसेस को। ठीक है, स्टडिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आपको याद होगा हमने SWOT स्वॉट एनालिसिस पढ़ा था वेरी फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमने प्रोजेक्ट मैनेजर ये टूल यूज करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। इस टूल में क्या किया जाता है, हम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, कि उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ हैं क्या वीकनेसेस हैं, ठीक है, एंड उसके ट्रेंड, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स, प्रिडिक्टिंग सॉरी ये है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये चार चीजों को मिलाकर बेसिकली इट इज अ एनालिसिस टूल जिसकी मदद से हम किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट में प्रिडिक्ट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, प्रोडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड, फ्यूचर में इसका क्या ट्रेंड होगा, क्या स्कोप होगी, प्रोजेक्टिंग द नीड ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ तक हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की डेफिनेशन है। तो अगर इसको मैं सम अप करूं तो जो SWOT एनालिसिस है ना, बेसिकली ये यूज किया जाता है फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये देखें SWOT एनालिसिस जो कि क्या है, विच इज अ वन टूल यूज इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में यूज होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इतना ही ऐड किया है। बुक में एक एग्जांपल भी ऐड की गई है, यहाँ पर बुक दिखा दूं आपको, बुक में इस एग्जांपल भी एक ऐड कर दी गई है इसके रिलेटेड।
कि एक उन्होंने छोटा सा ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकर उसकी वीकनेसेस वगैरह को उसमें अंदर हाईलाइट किया हुआ है। तो आप अगर चाह रहे हैं कि उस एग्जांपल को भी रीड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप SWOT एनालिसिस को वेरी फर्स्ट लेक्चर में एक दफ़ा पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से भी आपको उसकी हाव नाउ हो जाएगी। ये देखें, ये है आपका SWOT एनालिसिस, ठीक है। ये उन्होंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देकर स्ट्रेंथ उनकी निकाली हुई है, उनकी वीकनेसेस निकाली हुई हैं, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। तो अपनी लर्निंग के लिए अगर आप इसको रीड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। ओके, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं माइंड मैपिंग की। वो भी प्रोजेक्ट सिलेक्शन के अंदर ना एक और प्रोसेस, एक तो टूल हमने यूज कर लिया ना SWOT, एक और उसने कहा कि माइंड मैपिंग भी यूज किया जा सकता है। कहता है सम पीपल लाइक टू परफॉर्म अ SWOT एनालिसिस बाय यूजिंग माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या होता है कि आपके माइंड में, एक बंदे के माइंड में जो जो आइडियाज हैं उनको डिफरेंट ब्रांचेस की फॉर्म में, जो समझ लें कि एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। Mind mapping is a technique that uses branches radiating from a core idea to structure thought and idea। ये देखें, ये दरमियान में हम किसी भी प्रॉब्लम को लिख लेते हैं और उसके बारे में हम आगे ब्रांचेस की फॉर्म में, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में चीज़ों को, आइडियाज को लिखते जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड माइंड मैप। जैसे मैं एक वाइट बोर्ड पर दरमियान में एक वर्ड लिख दूं, मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, और आप स्टूडेंट से कहता हूँ कंप्यूटर दरमियान में लिखा हुआ है, और इस कंप्यूटर के बारे में आपने जो कुछ आपके माइंड में आता है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस वगैरह वगैरह कुछ भी आप लिखें, तो आप क्या करेंगे, दरमियान में कंप्यूटर इस तरह से, जो कंप्यूटर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है दरमियान में सर्कल लगा दिया गया है, तो आप उसके इर्द गिर्द जो है इस तरह से लाइन लगाकर पॉइंट लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स आप लिखते चले जाए, आइडियाज बनाते चले जाएंगे, ठीक है। इट इज कंप्लीट ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम माइंड मैप कहते हैं, जिसमें से हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की होती है मुख्तलिफ लोगों की, या मुख्तलिफ टॉप मैनेजमेंट से, या मुख्तलिफ स्टेक होल्डर की, कि हम इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट सोच के बैठे हुए हैं। तो लाइक ये देखो ना, SWOT एनालिसिस है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो इसका एक माइंड मैप बना हुआ है कि स्ट्रेंथ कौन कौन सी किसी प्रॉब्लम के बारे में हो सकती हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, उसके थ्रेट्स या उसकी वीकनेसेस क्या क्या हो सकती हैं। तो इट इज कॉल्ड अ माइंड मैप, ठीक है। आगे इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ थोड़ा सा। द ह्यूमन ब्रेन डज नॉट वर्क इन अ लीनियर फैशन। पीपल कम अप विद द मेनी अनरिलेटेड आइडियाज। By capturing those ideas in a visual mind map format, you can often generate more ideas than by creating list। देखिए ना, अगर एक बंदे से सिर्फ आइडियाज लेते जाएं तो वो लिमिटेड होंगे। अगर मल्टीपल जो स्टेक होल्डर होते हैं या जो टॉप मैनेजमेंट में लोग होते हैं, तो अगर मल्टीपल आइडियाज को करेक्ट किया जाए तो इट विल बी फ्रूटफुल फॉर एनी प्रोजेक्ट, फॉर देयर सक्सेसफुल, ठीक है। तो उनकी सक्सेस के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो यू कैन क्रिएट माइंड मैप बाय हैंड यूजिंग स्टिकी नोट्स, यूजिंग प्रेजेंटेशन। तो ये कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये भी अपनी मतलब कि यू समझ लें कि रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करने के लिए, आइडियाज को कलेक्ट करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा बनाया जा सकता है, ठीक है। आफ्टर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, देन प्रोजेक्ट सिलेक्शन, आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स, डिसाइडिंग व्हाट प्रोजेक्ट टू इन द फर्स्ट प्लेस, कि कौन सा प्रोजेक्ट हम लेंगे करने के लिए, इसको डिसाइड करना। इसके लिए ये देखें, ये एक हमारे पास डायग्राम है जो कि प्लानिंग प्रोसेस को शो कर रही है फॉर सिलेक्टिंग IT प्रोजेक्ट्स। यानी कि IT प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए प्लानिंग जो है वो इस तरह से परफॉर्म की जा सकती है। अब IT प्रोजेक्ट कौन से हैं जो कि IT के रिलेटेड होते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लानिंग स्टेजेस। सबसे पहले उसने कहा रही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी, यानी कि उसके अंदर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस या उसकी जो भी SWOT एनालिसिस परफॉर्म किया जाएगा। देन बिजनेस एरिया एनालिसिस, ठीक है। बिजनेस एरिया में देखा जाएगा क्या बेनिफिट्स होंगे इसको, इस काम को करने में। ये एक डॉक्यूमेंट होगा विद बिजनेस प्रोसेसेस। देन प्रोजेक्ट प्लानिंग, क्या स्कोप होगा उसका, क्या उसके अंदर कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे वगैरह वगैरह। फिर देन जो डिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्स एलोकेट करना। तो इनकी मदद से हम ये एक जो ट्रायंगल है, इसकी मदद से हम जो है एक IT प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी IT प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने का एक प्रोसेस है ये, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आ गई, बिजनेस एरिया को देख लिया, प्लानिंग थोड़ी सी प्रोजेक्ट की कर ली, इसका स्कोप वगैरह क्या होगा, रिसोर्सेज क्या हमारे पास इसके हैं या नहीं, असाइन किए जा सकते हैं, तो देन हम प्रोजेक्ट को चूज कर लेंगे। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। एंड देन सम मेथड्स फॉर सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट्स। तो कुछ और मेथड भी हमारे पास हैं मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है।
कहता है देयर इज यूजुअली नॉट इनफ टाइम और रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट ऑल प्रोजेक्ट्स। कहते इतना टाइम भी नहीं होता और इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते कि सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को लेके चला जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो हम कुछ प्रोजेक्ट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? फोकस ऑन ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। पहला हेडिंग ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स हैं उनको देखते हुए भी हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगराइजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स, तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैटेगराइज किया जा सकता है, उसको चूज कर सकते हैं। परफॉर्मिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू और अदर फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, ये भी हम सीखेंगे कि एनपीवी क्या होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी सीखेंगे, या उसके अलावा एक दो और वैल्यूज होती हैं उनको भी सीखेंगे कि उनकी बेस के ऊपर भी उनके रिजल्ट्स को देख के भी हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यूजिंग अ वेटेड स्कोरिंग मॉडल एंड इम्प्लीमेंटिंग अ बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। तो ये जो टेक्निक्स हैं हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट इसने कहा फोकसिंग ऑन ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। तो ये इसके नेम से जाहिर हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को आपने देखना है। ठीक है, कहता sometimes it is difficult to provide strong justification for many IT projects but everyone agree they have a high value। कहता है अक्सर क्या होता है जी, आईटी प्रोजेक्ट के बारे में ना जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है अक्सर। ठीक है, लेकिन हर बंदे को ये भी पता है कि आईटी प्रोजेक्ट्स की कोई वैल्यू एक वर्थ होती है। ठीक है, इट इज बेटर टू मेजर गोल्ड रफली देन टू काउंट प्रिसाइजली। मतलब कि एक ये कोट लिखा हुआ है, एक इसको आप स्किप कर दें, ये इसकी जरूरत नहीं है, ये बुक वाले ने ऐड किया था, मेरे से भी हो गया। ठीक है, इट इज स्किप्ड। सो 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट के लिए 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कौन से हैं? देयर इज अ नीड फॉर द प्रोजेक्ट, देयर आर फंड अवेलेबल। क्या एक तो बात यह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को उस प्रोजेक्ट की जरूरत है, दूसरा ये कि उसके लिए पैसे भी हमारे पास हैं। ठीक है, देन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विल टू मेक द प्रोजेक्ट सक्सीड। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक मजबूत किस्म का इरादा, एक नीयत होनी चाहिए, एक विल होनी चाहिए कि जी हमने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के एंड से ये काम है। ठीक है, देन सेकंड वन इज कैटेगराइजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स। तो वन कैटेगराइजेशन एक्सेसेस वेदर द प्रोजेक्ट प्रोवाइड अ रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी एंड डायरेक्टिव। मतलब कि जो आईटी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कैटेगराइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि कैटेगराइज इन बुनियादों पे किया जा सकता है। प्रॉब्लम की बुनियाद पे कैसे प्रॉब्लम क्या होती है? कहते हैं जी प्रॉब्लम्स आर अनडिजायरेबल सिचुएशन दैट प्रिवेंट एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अचीविंग इट्स गोल्स। ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसे गोल्स या कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि हमारे गोल्स को अचीव करने में एक हर्डल है। ठीक है, वो प्रॉब्लम होगी उसकी। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को या ऐसी नीड्स को अलग कैटेगराइज कर लिया जाएगा। एंड अपॉर्चुनिटी, चांसेस टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड डायरेक्टिव क्या होती है? अ न्यू रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट, गवर्नमेंट और सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। तो यहाँ पर उसने यही बात की कि इनकी बुनियाद पर भी हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्ट जो है हमें रिस्पॉन्स देगा कि नहीं देगा, क्या उसमें ये प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या उसके अंदर अपॉर्चुनिटी कैसी है, उसके अंदर डायरेक्टिव कैसी है, एक्सटर्नल लोगों की इन्वॉल्वमेंट कैसी है। ठीक है, तो ये चीजें देखी जाएंगी। माइक किसी का ऑन हुआ है। Okay. Another categorization is based on the time it will take to complete a project or the date by which it must be done. दूसरी पहली कैटेगराइजेशन तो उसने बता दी ना कि रिस्पॉन्स क्या आता है। ठीक है, कि प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्स इन टर्म्स में प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और डायरेक्टिव के एंड पे क्या आता है। दूसरी उसने टाइम की बात की। ठीक है, कि टाइम की बुनियाद पर भी हम प्रोजेक्ट की कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट पे कितना टाइम लगेगा। अनदर कैटेगराइजेशन इज द ओवरऑल प्रायोरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्रायोरिटी की बुनियाद पर भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी हाई है, यानी कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको पहले करना जरूरी है और किसको हम डिले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगराइजेशन वाला प्रोसेस भी यूज किया जा सकता है फॉर सिलेक्टिंग। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, उसकी प्रायोरिटी हाई है, वो बहुत जरूरी है करने के लिए और उस पर टाइम भी कम लग रहा है, तो देन हम कैटेगराइजेशन वाले प्रोसेस से मतलब कि इस मेथड को यूज करके अपना एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं टू परफॉर्म। देन फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, थर्ड फाइनेंशियल
एनालिसिस की बात आ गई। अब फाइनेंशियल एनालिसिस में हमारे पास ये 3 छोटे छोटे मेथड आते हैं। एनपीवी एनालिसिस, जिसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई, एंड ये दीज आर द इम्पोर्टेंट। ऊपर वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। ये अक्सर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता होता है, इसलिए इसको आप अच्छे से करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो कि नजरों से गुजरी होती हैं कि ये पहले पेपर में आई हुई हैं, इसलिए मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। तो आपने भी इसको ना कंसिडर करना है। आप जब इसको रीड करेंगे, मैं ये जो हाईलाइट चीजें कर रहा हूँ ना, तो यही वाली आपको यही वाला लेक्चर सेंड कर दूंगा ताकि आपके लिए मसला ना हो। ओके, अब ये फाइनेंशियल कंसिडरेशन क्या होता है जी? जब हमने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है ना, तो उससे पहले हमने फाइनेंशियल एस्टिमेट भी थोड़ा सा देखना है कि हम कितने अमाउंट इसके अंदर पुट करेंगे तो इन फ्यूचर हमें कितना फायदा होने जा रहा है। ठीक है, मतलब उस एंड से फाइनेंशियल एनालिसिस करना होता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट को इन फ्यूचर मुझे क्या फायदा होगा, इन फ्यूचर क्या मैं लॉस में तो नहीं होगा। इस किस्म की जो एनालिसिस है, इस किस्म की चीज़ों का जायजा लेना जो है वो फाइनेंशियल एनालिसिस में आता है। 3 प्राइमरी मेथड मैंने बात की, एक एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड पे बैक एनालिसिस। तो सबसे पहले हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को देखते हैं। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? फॉर एग्जांपल डॉलर की कीमत अभी आज के दिन फॉर एग्जांपल 200, ठीक है, 200 रुपीज है। तो मैंने आज के दिन ही जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ या को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो मैंने आज के दिन ही देखना है कि इन फ्यूचर 4 साल बाद, 2 साल बाद या 1 साल बाद इस डॉलर की कीमत क्या होगी। ठीक है, तो अभी मैं जितनी इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ तो इन फ्यूचर जाके मुझे उसका क्या बेनिफिट होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस में काम किया जाता है। कहता है नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड नेट मॉनेटरी या मनी रुपीज, ठीक है, एक्सपेक्टेड नेट मनी गेन or loss from a project by calculating the value of all expected future cash inflows or outflows। अब ये थोड़ी सी वर्डिंग टफ है, लेकिन जो मैंने बात आपको बताई है ना पहले, वो डॉलर वाली, वो माइंड में रखें तो समझ फौरन आ जाएगा। कहता है कि कितनी हमने क्या कैलकुलेट करना होता है कि एक्सपेक्टेड नेट अमाउंट, नेट इनकम, गेन और लॉस फ्रॉम अ प्रोजेक्ट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर। ठीक है, अभी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी आप अमाउंट प्रोजेक्ट के ऊपर गेन करेंगे, लॉस करेंगे, तो what will be the value of expected future cash inflows and outflows at the present time। यानी कि अभी इसी वक्त ऑन द स्पॉट आपको चेक करना है कि कितनी अमाउंट फ्यूचर में कितनी हो जाएगी, किस परसेंटेज तक हमें जाके वो फायदा मिलेगा। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसिडर ओनली प्रोजेक्ट्स विद अ पॉजिटिव एनपीवी। लेकिन ये भी उसने एक प्लस पॉइंट बता दिया कि हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हमेशा पॉजिटिव एनपीवी को माइंड में रख के काम कर रही होती है कि जब उनका ये एनालिसिस पॉजिटिव आता है तो देन वो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करती है, क्राइटेरिया चूज करती है कि हाँ हमें फायदा होने जा रहा है। जाहिर सी बात है नेगेटिव में तो लॉस होगा। ठीक है, तो इसलिए द मैथमेटिकल फार्मूला क्या है एनपीवी का, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले को अंडरस्टैंड करना है हमने, मेन जो हमारा टास्क है। ठीक है, ए टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर होल का एक्सपोनेंट पे टी। अब टी क्या है? टी बेसिकली जो टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, टी टाइम के लिए है इक्वल फॉर ईयर ऑफ द कैश फ्लो। ठीक है, ईयर यानी कि किस साल, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की थी ना कि आज डॉलर की कीमत क्या और 4 साल बाद क्या होगी, तो आज से लेकर 2021, 2022, 23, 24 हर साल का अलग-अलग जो है वो निकालेंगे। एन इज द लास्ट तो ईयर सर ऑफ द यहाँ कैश फ्लो। टी की वैल्यू प्रेजेंट वाली होगी या फ्यूचर वाली होगी? दोनों आएंगी ना। प्रेजेंट ये देखो ना, 0 से लेकर एन तक जा रहा है टी, टी फ्रॉम 0 टू एन, यानी कि एक तो जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं और एक जहां तक आप एनालाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, okay. अगर मैं यहां से चूज करना चाह रहा हूं तो मतलब कि 2021 से लेकर 2030 तक, तो 10 इयर्स बन रहे हैं, तो 0 to 9 हो सकता है या 1 to 10 हो सकता है टी। ठीक है ना, ईयर वाइज तो 10 इयर्स, तो इस तरह से वो ड्यूरेशन आएगा सारे का सारा। सो एन इज द लास्ट ईयर ऑफ द कैश फ्लो। फिर ये एन वो लास्ट ईयर आ गया। ठीक है, ये टोटल टी होगा, टी यानी कि यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, एन लास्ट ईयर आ जाएगा। ए इज द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो ईच ईयर। तो ए क्या है कि हर साल कैश में कितना वो
फ्लो आ रहा है, इनफ्लो आ रहा है या आउटफ्लो आ रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है कम हो रही है, ठीक है। A is the amount of cash flow each year and R is the discount rate. अब what is discount rate ये भी हम नीचे देखने वाले हैं, ठीक है। कहता है a positive NPV means that the return from a project exceeds the cost of capital. The return available from investing the capital. अब देखें, ये एक बात उसने की, ऊपर हमने बात की थी ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है पॉजिटिव एनपीवी को ही कंसीडर करके प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो वही बात कर रहा है कि जो पॉजिटिव एनपीवी उसका मतलब ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के प्रोजेक्ट से आपका जो कैपिटल है इकोनॉमिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा, एक्ससीड होगा, ठीक है। आपकी इन्वेस्ट करने से आपका कैपिटल जो है वो बेटर आएगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग आपकी सूटेबल ठहरेगी पॉजिटिव एनपीवी में, यानी कि एनपी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो जिस प्रोडक्ट के लिए तो हमें वो प्रोडक्ट चूज कर लेना चाहिए, दूसरे वर्ड्स में। तो डिस्काउंट रेट यहाँ पर जो आर यूज किया गया है, व्हाट इज डिस्काउंट रेट, इज द इंटरेस्ट रेट यूज्ड टू डिस्काउंट कैश फ्लोज। मतलब कि हर साल जितना जितना वो कैश फ्लो बढ़ता है वो कितने % बढ़ा है, वो इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट रेट होगा, ठीक है। डिस्काउंट रेट बेसिकली वो इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल आज के साल में डॉलर की 200 रुपीज है, तो अगर मैं अगले साल को बात करूं तो वहां पर अगर 250 हो जाता है तो वो जो 50 इंटरेस्ट रेट है ना वो बेसिकली डिस्काउंट रेट होगा, ठीक है। तो इट टेक्स इनटू अकाउंट नॉट जस्ट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी बट आल्सो द रिस्क आर, कहता है सिर्फ ये टाइम के साथ साथ मनी को ही नहीं देखता, मतलब कि टाइम के साथ मनी की वैल्यू बढ़ गई है, टाइम के साथ पैसे की वैल्यू बढ़ गई है, इसके अलावा ये भी देखता है कि पैसे के बढ़ने के साथ साथ रिस्क कितने बढ़े हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, ठीक है। अब यहाँ देखें, अगर मैं कहता हूँ जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, तो अब यही तो बात है ना कि अगर आज के 500 रुपए तो जो पास्ट पहले गुजर चुका है तो तब के 100 रुपए के इक्वल थे, तो अगर पैसे की वैल्यू बढ़ी है तो उसके अकॉर्डिंगली रिस्क और फ्यूचर कैश फ्लोज की अनसर्टेनिटीज भी इंक्रीज हुई हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं आप, कि ये भी हमने प्रोडक्ट की टर्म में देखना होता है कि अगर वक्त के साथ पैसे की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके साथ उसके कंसिक्वेंसेस, उसके रिस्क, उसकी अनसर्टेनिटीज भी इंक्रीज हो सकती हैं, ठीक है। कहता है द ग्रेटर द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो द हायर द डिस्काउंट रेट, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड द कैपिटलाइजेशन रेट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बेसिकली ये सारा बताने का मकसद ये है कि आपको एक फार्मूला ये वाला आपके माइंड में होना चाहिए, और अगर आपको ये वाले पैरामीटर गिवन हो तो आप एनपीवी की वैल्यू निकाल सकेंगे, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसमें से जस्ट डेफिनेशन को याद करना है आपने, मैंने समझाने के लिए बाकी चीजें ऐड की हैं, जस्ट रिमेंबर द डेफिनेशन एंड फार्मूला, ठीक है, एंड फार्मूला पैरामीटर्स ये वाले, ताकि हमें अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो हम इसको अच्छे से एलैबोरेट कर सकें। वर्ड बार बार यूज होगा ना कैश फ्लो, ये देखें कैश फ्लो होता है जितनी हमारी इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो वो हमारा कैश फ्लो होगा। देन हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अनदर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कंसिडरेशन इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी एक फाइनेंशियल कंसिडरेशन है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द प्रोजेक्ट कॉस्ट फ्रॉम द बेनिफिट्स, प्रोजेक्ट की कॉस्ट को माइनस करना फ्रॉम द बेनिफिट्स एंड देन डिवाइडिंग बाय द कॉस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ यू इन्वेस्ट $100 टुडे एंड नेक्स्ट ईयर इट इज वर्थ ऑफ 110, यानी कि अगले साल वो जो है डॉलर की वर्थ 110 हो जाती है, योर ROI इज 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100, और ये हमेशा परसेंटेज में आएगी, इस मीन कि 10% जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो ये जो परसेंटेज बेसिकली निकाली हुई है, ठीक है। तो नोट द ROI इज ऑलवेज परसेंटेज, ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, द हायर द ROI इज बेटर, जाहिर सी बात है जितने ज्यादा ROI होगी उतना ज्यादा फायदा होगा, ये उसका फार्मूला है, ये बहुत सिंपल है कि जो आपने प्रोजेक्ट पे कॉस्ट लगाई है, ठीक है, उसको माइनस, उसमें से बेनिफिट्स को माइनस करना है और कॉस्ट से डिवाइड कर देना है, ठीक है।
क्लियर? ये सिंपल है, टोटल डिस्काउंट जी बेनिफिट्स सर माइनस टोटल डिस्काउंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड कॉस्ट. देन लास्ट वन इज पे बैक एनालिसिस. कहते हैं अनदर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कंसिडरेशन द पे बैक पीरियड इज द अमाउंट ऑफ टाइम. ये टाइम के लिहाज से इट विल टेक टू गेट बैक, मतलब कि अभी आप जो पैसे लगा रहे हैं वो कितनी देर बाद आपको पे बैक करेंगे. ठीक है, कितना टाइम लगेगा कि वो वाली अमाउंट आपको कुछ पे बैक कर रही है. ठीक है, ये वर्ड यूज किया रहता है रिकाउप. ठीक है, तो मैंने इसके साथ ये वर्ड इसीलिए लिखा है कि ताकि समझ आए आप. द पे बैक पीरियड इज द अमाउंट ऑफ टाइम that will take to get back in the form of net cash inflows and total dollars invested in the project. ठीक है, कितने आपने डॉलर इन्वेस्ट किए और उस इन्वेस्टमेंट की बेस पर इन फ्यूचर में कितने टाइम के बाद जाके आपको फायदा होने जा रहा है. तो वो जो टाइम है उसको पे बैक एनालिसिस कहते हैं, कि टाइम को काउंट करना. The payback analysis या payback occurs when the cumulative discounted benefits and costs are greater than zero. कुछ इन्वेस्ट किया होगा तो टाइम को देखा जाएगा ना. Many organizations want IT project to have a fairly short payback period. ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती हैं कि आईटी प्रोजेक्ट्स में हमें कम टाइम ही लगे और हमें फायदा जल्दी मिल जाए. ठीक है, तो ये बेसिकली था हमारे पास जो फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड 2-3 चीजें थी. ठीक, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी जस्ट हमारे पास एनपीवी ही है. ये आरओआई भी बहुत सिंपल है और पे बैक भी. ठीक है, एंड देन लास्ट वन सर एनपीवी में भी जैसे आपने आरआईओ में वैल्यूज पुट की हैं, आप इसमें भी जरा पुट करके ये जरा सॉल्व करके दिखा दें इसका फार्मूला, कि इसका आंसर मतलब जैसे उन्होंने बताया कि आरआईओ का जो आंसर है वो आरओआई का वो आएगा उसमें चले. परसेंटेज में. इसकी ना तो एग्जांपल इसका एक कैसे आपको, आंसर आएगा? इसकी मैं आपको ना एक एग्जांपल फॉरवर्ड कर दूंगा. यहाँ पर एक्चुअली एक स्क्रीनशॉट था, चले मैं बुक से दिखाता हूँ आपको. स्क्रीनशॉट मैंने ऐड ओके नहीं सर. किया. ये देखें, ये बेसिकली एनपीवी का एनालिसिस है. ये चार्ट आपको एक्सेल फॉर्म में नजर आ रहा है. ये काम ना एक्सेल में भी हो जाता है. ठीक है, और ये एक्सेल में उन्होंने फार्मूला डायरेक्ट लगाया हुआ है. फार्मूला इज इक्वल टू एनपीवी. ये उसने सेल की रेंज बताई हुई है और सिलेक्ट किया हुआ है. ठीक है, कि ये देखें प्रोजेक्ट 1 है, ये प्रोजेक्ट 2 है. ठीक है, ये ईयर 1 से लेकर ईयर 5 तक. ठीक है, ये इसके बेनिफिट्स आ रहे हैं, ये उसकी कॉस्ट आ रही है. ठीक है, ये कैश फ्लो आ रहा है. ठीक है, मीन टू से दैट कि ये डिफरेंट वैल्यूज हैं. तो ये कहता है नोट दैट द टोटल्स आर इक्वल, यानी कि इनकी जो टोटल है दोनों का इक्वल आ रहा है, बट बिकॉज ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, एनपीवी जो है वो इक्वल नहीं है टाइम वैल्यू की वजह से. एनपीवी ये देखें, इसकी एनपीवी ये आ रही है, इसकी एनपीवी ये आ रही है. मतलब कि दोनों की जो कैश फ्लो है, मतलब कि जो टोटल आ रहा है $5,000 वो इक्वल आ रहा है. ठीक है, लेकिन जो इनकी एनपीवी वैल्यू है वो दोनों की डिफरेंट आ रही है ड्यू टू टाइम फ्लो. प्रोजेक्ट 1 अपनी नोयत का है, डिफरेंट है. प्रोजेक्ट 2 उसकी अपनी नोयत है. इसके अलावा भी एक ना जो मैनुअल फार्मूले वाली एग्जांपल है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए. ठीक है, इसके अंदर भी ये देखें, अगर यहाँ पर बात की जाए, कहता है जी फार्मूला ऑफ द डिस्काउंट फैक्टर इज 1 + 1/RT. अब यहाँ पर ईयर 0 हर एक साल की लदा निकाली हुई है, ये भी प्रॉपर नहीं है. इसकी ना एक एग्जांपल आपके साथ मैं ना स्क्रीनशॉट के तौर पे शेयर कर दूंगा. ठीक है, प्रॉपर जो हो. यहाँ पर स्कैटर्ड फॉर्म है ना, ओके थ्योरेटिकल सर. फॉर्म में मेंशन है. तो इसकी एक एग्जांपल जी आपके साथ सर. शेयर कर दूंगा ताकि ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए. ये देखिए बुक पे ना बहुत ज्यादा डिटेल है, इसलिए मैंने अंदर से सिर्फ चीजों को कंक्लूड करके आपके लिए निकाला है जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं. जी सर ठीक है. ओके, ये भी बात होगी. देन वेटेड स्कोरिंग मॉडल. कहता है वेटेड स्कोरिंग मॉडल इज अ टूल दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट. ये भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए एक मॉडल होता है. ठीक है, अब वेटिंग स्कोरिंग मॉडल में क्या होता है, आइडेंटिफाई क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट टू द प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस. सबसे पहले ना हमने वो वाला क्राइटेरिया आइडेंटिफाई कर लेना होता है जो इंपॉर्टेंट है. देन असाइन वेट्स टू ईच क्राइटेरिया सो दे ऐड अप टू 100%. ठीक है,
फिर हम हर क्राइटेरिया को कोई ना कोई वेट दे देते हैं, फिर असाइन स्कोर टू ईच क्राइटेरिया, फिर उसको स्कोर असाइन कर दिया जाता है। ये जो 4 पॉइंट्स है ना, इसको मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको। ये देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट के लिए ना, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए ये क्राइटेरिया है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया मैंने बना लिया, स्पोर्ट्स की बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, हैज स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्पॉन्सर्स, हैज स्ट्रॉन्ग कस्टमर सपोर्ट, ये क्राइटेरिया है। अब इस क्राइटेरिया को वेट दे दिया 25%, ठीक है। अब फिर इसको स्कोर भी दे दिया, यानी कि प्रोडक्ट 1 के लिए ये जो स्कोर है 90 है, प्रोडक्ट 2 के लिए 90 है, प्रोडक्ट 3 के लिए 50 है, सो ऑन, ठीक है। तो ये वेटेड स्कोर बन गए। तो वेटेड प्रोजेक्ट स्कोर्स टोटल ये 100%, ठीक है। अगर प्रोडक्ट 1 के वेटेड स्कोर देखे जाए तो 56, प्रोडक्ट 2 के 78 पॉइंट समथिंग। इस तरह से हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है। मतलब कि ये एक मॉडल है, सैंपल दिखाया गया स्कोरिंग मॉडल फॉर प्रोडक्ट सिलेक्शन के। आप एक क्राइटेरिया बना लेते हो, क्राइटेरिया में हर एक प्रोजेक्ट को आप कुछ वेट असाइन कर देते हो, ठीक है। एंड देन स्कोर्स टू ईच प्रोडक्ट क्राइटेरिया, देन मल्टीप्लाई द स्कोर्स बाय द वेट्स टू गेट द टोटल वेटेड कोर्स। फिर जो आपका वेट होता है उसको स्कोर से मल्टीप्लाई करके हम वेटेड स्कोर निकालते हैं। द हायर द वेटेड स्कोर द बेटर, जिसका वेटेड स्कोर सबसे हाई होगा वो वाला प्रोजेक्ट बेटर होगा, उसको चूज कर लिया जाएगा। इन सब में सबसे हायर जो वेटेड स्कोर जिसका होगा उसको चूज किया जाएगा, ठीक है। तो जिसका वेटेड स्कोर सबसे हाई होगा वो वाला जो है प्रोजेक्ट जो है वो चूज करने के लिहाज से बेटर होगा। तो ये भी बेसिकली एक क्राइटेरिया है वेटेड स्कोरिंग मॉडल किसी भी प्रोजेक्ट को चूज करने का। लास्ट वन इज सर काइंडली रिपीट कीजिएगा, इसका कैसे पता चलेगा? देखें आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है ना, आप प्रोजेक्ट को जी सिलेक्ट सर। करने के लिए उनका एक क्राइटेरिया पहले बना लेंगे कि ये क्राइटेरिया हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मैंने एक डायग्राम ऐड किया ना, तो ये फॉर एग्जांपल 4 प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया कि इनमें से मैंने सिलेक्ट करना है ना, तो मेरे पास ये क्राइटेरिया मैंने देखना है कि किसके अंदर कितना कितना है। कहता है स्पोर्ट्स की बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, इनमें से कौन सा की बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को कितना कितना पूरा करता है। यानी कि प्रोजेक्ट 1 को मैंने 90 स्कोर दिया कि ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है, प्रोजेक्ट 2 को भी 90 स्कोर, प्रोजेक्ट 3 50, प्रोजेक्ट 4 20, ठीक है। यानी कि इस क्राइटेरिया के लिए इसको स्कोर मिल गया। फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया के लिए हैज अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्पॉन्सर, प्रोजेक्ट 1 का इंटरनल स्कोर जो स्पॉन्सर है स्ट्रॉन्ग है, 70 स्कोर दिया, इसको रैंकिंग यानी कि दे दी, प्रायोरिटी दे दी, ठीक है। अब सबको दे दिया और उसको उसके अकॉर्डिंगली वेट्स भी असाइन कर दिए गए। उसके बाद क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई द स्कोर्स बाय द वेट्स टू गेट द टोटल वेटेड स्कोर, ठीक है। फिर ये जो आपके पास परसेंटेज है ना, वेट को स्कोर से मल्टीप्लाई करके हमने टोटल क्या निकाल लिया, टोटल स्कोर, टोटल वेटेड स्कोर निकाल लिया सबका, ठीक है। जिसका वेटेड स्कोर सबसे ज्यादा होगा वो वाला प्रोजेक्ट बेटर होगा फॉर चूज, उसको हम चूज कर सकते हैं। तो इन चारों प्रोजेक्ट्स में से जो प्रोजेक्ट 2 है उसका वेटेड स्कोर सबसे ज्यादा आ रहा है, इट्स मीन कि हम इनमें से जो सिलेक्शन क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोजेक्ट 2 को चूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। अब ये यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज हो सकता है जी, ये वेट किस किस क्राइटेरिया के तहत असाइन करने हैं या स्कोर किस क्राइटेरिया के तहत देने हैं। तो वो बेसिकली जब हम क्राइटेरिया सेट करेंगे ना, तो तब हमें आइडिया होगा कि किस प्रोजेक्ट में किस चीज की किस हद तक ज्यादा जरूरत है। यानी कि फॉर एग्जांपल हैज अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्पॉन्सर, तो प्रोजेक्ट 2 का स्पॉन्सर स्ट्रॉन्ग है, हमें पता होगा ना कि किस प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सरशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसके लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वो क्राइटेरिया सेट करते वक्त स्कोर का आइडिया हो जाएगा। जब ओवरऑल देखेंगे तो फिर हमें आइडिया होगा हमें किसको सिलेक्ट करना है। हो सकता है कि किसी एक प्रोजेक्ट के लिए ये वाला स्पॉन्सर वाला 90 गया, तो ये देखो इसके लिए भी तो उसका नेक्स्ट क्राइटेरिया कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन 1 ईयर और लेस, तो इसका स्कोर 20 है, ठीक है ना। तो कुछ स्कोर जो सारे जो क्राइटेरिया हैं उनके सारे जो टोटल लिया जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो देन देखा जाएगा कि किसको सिलेक्ट करना है। ओके ले जी, ये था आपका लेक्चर। ये लास्ट छोटा सा पॉइंट है, इम्प्लीमेंटिंग अ बैलेंस स्कोर कार्ड। ये भी एक टेक्निक है, कहते हैं जी ये साइंटिस्ट के नेम बता रहा है जी, उन्होंने डेवलप किया अप्रोच एक फॉर सिलेक्टिंग एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट that align the business strategy. The balance scorecard is strategic planning and management system that help the organization align business activities to strategy, improve communication and monitor performance against the strategic goal. यानी कि strategic planning को देखते हुए आप
जो प्रोजेक्ट को चूज करते हैं, इट इज बैलेंस स्कोर कार्ड के प्रॉपर उसके अंदर कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूवमेंट है, परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रहा है, स्ट्रेटेजिक गोल्स भी हैं, ठीक है। दीज ऑल आर अलाइन टू द बिजनेस एक्टिविटीज। ये एक सिंपल सा है, इसको चाहे आप स्किप ही कर दें। फॉर द डेफिनेशन आप इसको आप अगर देखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। ले जी, आज तक इतना ही हमने करना था। प्रोजेक्ट चार्टर की मैंने आपको असाइनमेंट देनी है जो कि आपने सबमिट करवानी है 9 डेट को कॉलेज में। सुन ले जरा सब लोग, प्रोजेक्ट चार्टर में करना क्या है। आपने कल चैप्टर नंबर 3 में हमने प्रोजेक्ट चार्टर का एक टेम्पलेट देखा था, अभी दिखा देता हूं दोबारा, सॉरी, ये चैप्टर नंबर 4 में भी है। प्रोजेक्ट चार्टर का एक कंप्लीट टेम्पलेट था ये वाला, ठीक है। प्रोजेक्ट का टाइटल क्या होता है, डेट ऑफ ऑथराइजेशन, डेट स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, ये सारा बुक आपके साथ शेयर है, तो ये सारा टेम्पलेट है एक प्रोजेक्ट चार्टर का, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस बंदे को, ये सारी चीजें मैंने कल भी एक दफा आपको बताई थी। आपने क्या करना है, आपने कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेनी है, किसी एक प्रोजेक्ट को चूज करना है, कोई भी, इंटरनेट से बहुत ज्यादा आपको प्रोजेक्ट्स की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी। किसी एक प्रोजेक्ट, कोई भी एक प्रोजेक्ट का टाइटल लेना है, उसका एक प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है आपने, ओके। एक प्रोजेक्ट चार्टर बना के आपने वो सबमिट करवाना है। जस्ट सिंपल सी असाइनमेंट, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं दे रहा। अब ये देखें सर, चार्टर बनाना है मतलब इसमें हम क्या क्या करेंगे? मैं अभी बताने जा रहा हूँ मजीद। ये देखें, प्रोजेक्ट चार्टर होता क्या है, उसके लिए क्या क्या इनपुट्स चाहिए और उसका टेम्पलेट क्या होता है। आप प्रोजेक्ट का टाइटल बताएंगे, डेट ऑफ ऑथराइजेशन, ये सारी चीजें जो यहाँ पर बताई गई हैं, ये देखें, यानी कि आपने यही चीज सारी बनानी है। लेकिन ये जो अंदर लिखी हुई चीजें हैं ना, ये तो इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, हाँ जी, ये इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी हुई हैं। आपने जो प्रोजेक्ट चूज करना है ना, आपने उसके अकॉर्डिंग लिखनी है अपनी, ठीक है। यानी कि ये टेम्पलेट है आपके पास, सेम ऐसा ही बनेगा, लेकिन सिर्फ ये यहाँ पर नेम चेंज कर देंगे, कोई टीम बना लेंगे, आप किसी को सीईओ बना देंगे, किसी को प्रोग्रामर, किसी को मैनेजर वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से नीचे आप कुछ स्टेक होल्डर्स के नेम लिख देंगे, उनके सिग्नेचर के लिए स्पेस दे देंगे, उनके ईमेल्स आ जाएंगे। मतलब कि ये आप किसी एक प्रोजेक्ट को लेकर उसका एक प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है। उससे पहले आपके पास ये प्रोजेक्ट चार्टर की इंफॉर्मेशन को एक दफा रीड कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है कि क्या क्या चीजें चाहिए प्रोजेक्ट चार्टर को बनाने के लिए और उसके अंदर क्या कुछ आएगा। ओके सर, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है असाइनमेंट नंबर 1, जो कि 9 डेट को आपने सबमिट करवानी है। मेक अ क्रिएट अ प्रोजेक्ट चार्टर और एनी टॉपिक, ठीक है, जो आप कोई भी प्रोजेक्ट का चूज कर लें। सर जी, किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्लियर कर लें असाइनमेंट के रिलेटेड। करवा सकते हैं ना? नो, प्रिंट फॉर्म में नहीं ना होगी, रिटन फॉर्म में होगी। आप रिटन फॉर्म में सबमिट करवाएंगे। ओके सर। वो एक्चुअली रिक्वायरमेंट ही ये है ना, एक्चुअली हमारे जो ग्रुप में है ना, फैकल्टी के ग्रुप में नोटिस अपलोड हुआ है कि असाइनमेंट्स 9 डेट तक सबमिट, फर्स्ट असाइनमेंट करवानी है। तो इसलिए मैंने तो अभी प्लान नहीं किया था, लेकिन इसलिए मैंने फिर चार्टर वाली असाइनमेंट को चूज मतलब किया। है कि हम अगर सॉफ्ट फॉर्म में बना के उसके प्रिंट आउट निकलवा के हार्ड फॉर्म में सबमिट करवा दें, वो चलेगा या फिर रिटर्न फॉर्म मस्ट है? रिटन फॉर्म है ना, रिटन फॉर्म मस्ट है। ओके जी, किसी और को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नो सर, क्लियर है। ओके, चलें, इंशाल्लाह आपसे बात होगी नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा और असाइनमेंट सबमिट करवा दीजिएगा।